Welcome to day 8 of Biodiversity and Conservation Full Biology Revision Course. Okay, so आज के दिन हम रिवाइज करने वाले हैं आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पूरा चैप्टर. ओके, सो फोकस करते हैं, स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से. तो देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 3 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको तीनों ही तरीके की जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स में. 2 मार्क्स में आएगा तो 2 को एक्सप्लेन करके आना होगा अच्छी तरीके से. तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है, अच्छे से रिवाइज कर लो. जेनेटिक होती है, एक स्पीशीज होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जेनेटिक मतलब यहाँ पे जीन्स का रोल बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे जितना भी हम मेजर करते हैं वेराइटी ऑफ जीन जो आपकी एक पॉपुलेशन में, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी. अगर हम बात कर लेते हैं हिमालय की, तो हिमालय रेंजेस पे हमें देखने के लिए मिलता है राउवुल्फिया वोमिटोरिया. एक प्लांट का साइंटिफिक नेम है जो कि वेरिएशन शो करता है पोटेंसी और कंसंट्रेशन रिजरपाइन की. रिजरपाइन क्या है? आपका केमिकल ड्रग. ओके, सो यहाँ पे ये दे रखा है आपका एनसीईआरटी में, और ये वाला एग्जांपल में लिख के आना है इसके. तो जितने भी अलग अलग तरीके के जीन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनकी सबकी वेराइटी को जब हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी. दूसरा आता है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज, वेराइटी ऑफ स्पीशीज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन में और एरिया में, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी. अगर इसकी बात करें तो हम ये जानते हैं जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पे हमें ज्यादा एम्फीबियन की स्पीशीज देखने के लिए मिलती है एज कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट. ओके, नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोसिस्टम, यहाँ पे कम्युनिटी की आपको ज्यादा स्पीशीज दिखाई देगी, ज्यादा अमाउंट में डाइवर्सिटी दिखाई देगी, तो उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बात कर लेते हैं इंडिया की. सो इंडिया के अंदर आपको इतने लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जस्ट लाइक डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, बहुत सारी चीजें. ओके, इंडिया के अंदर इसलिए यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और इंडिया आपकी जो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है. नाउ पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी. पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे कैसे डिपेंड करता है. तो एक तो करता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट पे. देखो, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट या लॉन्गिट्यूडनल अगर एंगल होता है तो उसे लैम्डा से डिनोट करते हैं. फिजिक्स में पूछा जाता है आपके जो चैप्टर है ग्रेविटेशन उसमें. लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि इको जो आपका पूरी अर्थ है वो स्फीयर है, हम ये जानते हैं. और यहाँ पे ये आपका इक्वेटर रीजन है और ये आपका पोल वाला रीजन है. तो यहाँ पे जो वेरी करती है आपकी स्पीशीज उस पे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है आपका पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट. नेक्स्ट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को एक बार हम अलग से वीडियो में कर लेंगे, जिससे कि आपका पूरा जितने भी पे क्वेश्चन आने हैं एमसीक्यूज पे वो भी हम कर लेंगे. लेकिन स्पीशीज एरिया का ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए. लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए. यहाँ पे जेड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये याद होना चाहिए अच्छी तरीके से. प्लस ये जो पूरा कर्व है ये आपको बनाना आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. लेकिन हम इसमें ये पूरा अलग से कर लेंगे एक वीडियो जहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि एग्जैक्टली स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है. अब बात आती है IUCN की. तो देखो, एनसीईआरटी की एक लाइन के अकॉर्डिंग IUCN जो है हमारा, उसने टोटल प्लांट्स और एनिमल्स को काउंट किया और वो है ओवरऑल 1.5 मिलियन. आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या होते हैं कॉजेज, या फिर आपसे बोलता है कि इविल क्वाड्रेंट बताइए. इविल क्वाड्रेंट क्या है? तो हमें ये पता है इविल क्वाड्रेंट क्या है आपका, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो ये आपके 4 है जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं और हर किसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. नंबर 1 क्या है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. धीरे धीरे हम अपने घर बनाने के लिए, ह्यूमन कल्टिवेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जंगल खत्म कर रहे हैं. हैबिटाट
जो है वहां पे वाइल्ड एनिमल्स का वो हैबिटाट है, हम उसका हैबिटाट को लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, जितने भी एनिमल्स की स्पीशीज है वो खत्म हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आना चाहिए, बस आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, एक्सप्लेन आप खुद कर लोगे। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, राइट। सो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अब इतना मैंने बता दिया, इसके बाद आप अपने आप से लाइन ऐड कर सकते हैं, वरना एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना, आपको आ जाएगा। बस ये 4 पॉइंट ऐसे ही याद कर लो, लिख के आप आराम से आ जाओगे एग्जाम में 5 मार्क्स का ये वाला आंसर। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, किसी चीज को हमने ज्यादा यूज कर लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो वैसे भी वो चीज खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। अगर हम बात कर लेते हैं पेट्रोल की, तो देखो पेट्रोल को हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उस वो खत्म हो जाएगा। हर चीज लिमिटेड है, फॉरेस्ट लिमिटेड है, एक बार हो गए, अगर हमने खत्म कर दिया उन्हें तो ऑब्वियसली वो दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसे हम बहुत सारी स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो वो कौन कौन सी स्पीशीज है जिन्हें हम एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, वो है डोडो जो कि मॉरिशस में मिलती थी, क्वागा जो कि अफ्रीका में मिलती थी, थाईसीन जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलती थी, फिर है आपकी स्टेलर सी काउ जो कि रशिया में मिलती थी, और टीन टाइगर, बाली ज्वान, कैस्पियन, इन सबको हम एक्सटेंड कर चुके हैं। और भी बहुत सारे एनिमल है जिनको हम एक्सटेंड कर चुके हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, मतलब ज्यादा यूज करने की वजह से। अगर हैबिटेट लॉस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज ले लो, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि ब्राजील में है, सो ब्राजील की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच थी। अभी रिसेंटली वहां पे बहुत ज्यादा आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत बहुत ज्यादा जो फॉरेस्ट है हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, वो खराब हो गया, उसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो गई। तो अब एक बार वो जो इतना खराब हो गया है, जल गया है, हमने आधे से ज्यादा तो उसे ग्रेजिंग करवाने में यूज कर लिया है, तो एक बार जो वो खराब हो गया है वो दोबारा पलट के सही नहीं हो सकता। ओके, सो एक बार खराब हो गया तो ये कॉज बन गया बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो यहाँ पे इस अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई। फिर है आपका एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज थी ए बी, मैं बाहर से बीसी वाली स्पीशीज लेके आ गई, तो जिसकी वजह से ए बी वाली स्पीशीज को वो तो या खा गई या फिर उसके जो उसका खाना था वो खा गई, तो वो नहीं जिंदा रह पाएगी ए बी वाली स्पीशीज। समझ में आया? ए बी एक स्पीशीज थी और उसके वो यहाँ पे इस ये वाले हैबिटाट में रहती थी जिसका नाम था एम्पिल। ओके, तो इस हैबिटाट में मैं ये बीसी वाली स्पीशीज को लेके आ गई, इंट्रोड्यूस करवाया, तो इससे क्या हुआ, यहाँ का या तो ये फूड खा गई बीसी, या फिर इस ए बी वाली को ही खा गई। तो इससे क्या होगा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन से आप बाहर से कोई एलियन स्पीशीज लेके आए, यानी कि फॉरेन स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज लेके आए, अदर स्पीशीज, जिसकी वजह से जो पहले से रहने वाली स्पीशीज थी उस पर अफेक्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं हम एलियन स्पीशीज इन्वेजन। फिर है आपका फोर्थ, को एक्सटेंशन। इसमें चिचिल्ड फिश का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना एनसीईआरटी से। फिर है आपका को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिग और वास्प की, तो फिग और वास्प, फिग आपका प्लांट है और वास्प आपकी इंसेक्ट है, हम ये बोल सकते हैं। तो इसमें इन दोनों का को एक्सटेंशन ऐसे है कि अगर फिग का जो प्लांट है, फिग की जो स्पीशीज है वो तभी जिंदा रह सकती है जब तक वास्प है। अगर वास्प को कुछ हो गया, वास्प एक्सटेंट हो गई, तो फिग जो प्लांट है, जो हम फिग खाते हैं, वो हमें कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये चीज हमें देखने के लिए होगी। तो ये सारे कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी के। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ये 4 पॉइंट अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, लिख के आप आ जाओगे, इतना मैंने समझा दिया है। एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से रीड मार लेना, क्योंकि वो पैराग्राफ है, जब तक आप ये नहीं देखोगे कि एनसीईआरटी में किस पैटर्न में लिखा है, तब तक आप अपना आंसर नहीं लिख सकते। फिर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, विच इज, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं या फिर ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है टेम्परेट रीजन के। ये टेम्परेचर लिख दिया है मैंने, लेकिन टेम्परेट रीजन या फिर एरिया में कम डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, हाउएवर ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। क्यों? तो आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। नंबर 1,
कांस्टेंट एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है, ग्लेशिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलती, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है वहां का। नंबर सेकंड, हायर सोलर रेडिएशन, वहां पे सोलर रेडिएशन ज्यादा देखने के लिए मिलती है, यानी कि मतलब वहां पे जो रेडिएशन होंगी सन की रेज वो ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जिस एरिया की प्रोडक्टिविटी हाई है, जैसे किसी पर्सन की भी हम बोल देते हैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका सक्सेस होगा, राइट। तो यहाँ पे भी हायर प्रोडक्टिविटी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। प्लस यहाँ पे कोई भी आपको ग्लेशिएशन नहीं देखने के लिए मिलता, यानी कि आइस कैप ये सारी चीजें नहीं देखने के लिए मिलती, इसीलिए ये वाला जो रीजन है वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है। तो ये 3 पॉइंट है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट यानी आप कांस्टेंट टेम्परेचर लिख सकते हो, हायर सोलर रेडिएशन देखने के लिए मिलते हैं, ये इसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी होती है, ग्लेशिएशन देखने के लिए मिलता है, और ये रिमेन अनडिस्टर्ब्ड रहती है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, तभी हम जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस में रख पाएंगे। तो इकोसिस्टम को अगर हमें बैलेंस में रखना है तो इसके लिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, तभी हम जिंदा रह सकते हैं इस पूरे अर्थ में। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन, मतलब यहीं पे जो उसका नेचुरल हैबिटाट है उसमें ही ऑन साइट कंजर्वेशन, उसी में हम उसका कंजर्वेशन करेंगे। ऑफ साइट होगा आपका एक्स सीटू, ऑफ साइट कंजर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे ऑन सीटू कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटाट, उसके नेचुरल हैबिटाट में कर रहे हैं, तो ये आपका इन सीटू यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन। इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन जहां पे आपको बहुत बहुत सारे अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, तो ये आपके 3 देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में। कौन कौन से, एक तो आपका वेस्टर्न घाट हो गया, दूसरा आपका हो गया इंडो बर्मा, ओके बुर्मा आप बोल सकते हो, इंडो बुर्मा रीजन। फिर थर्ड है आपका जितनी भी आपकी हिमालय रेंज है या हिमालय हिल्स आप बोल सकते हो, हिली रीजन जो भी है आपका हिल्स, ये आपका 3 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी तरीके की बायोडाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है। 3 रीजन अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। फिर प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे हम प्रोटेक्शन करते हैं, ये तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन कहाँ पे है ये 3, इंडिया में, ये वर्ल्ड में नहीं है, इट्स इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट इज, और ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, तो 3 एरियाज देखने के लिए मिलते हैं, बफर, कोर और ट्रांजेक्शन या फिर ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांजिशन, बफर एंड कोर रीजन जो आपको देखने के लिए मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व में। आपसे कभी इतना नहीं पूछेगा कि एग्जैक्टली बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, अगर आए तो बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछ सकता है, नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और एक क्वेश्चन पूछेगा तो सेक्रेड ग्रुप्स पे पूछेगा। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, एक ऐसी जगह जहां पे ऐसी स्पीशीज आपको देखने के लिए मिल जाती है जो कहीं और देखने के लिए नहीं मिली, तो कहीं और देखने के लिए नहीं मिली वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स में क्या होता है, लोग उस जगह की पूजा करते हैं, इसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो यहाँ पे वर्कशिप में लिख दे रही हूँ, वर्शिप, जिसकी वजह से आप याद रख लेना कि यहाँ पे क्या होता है, पूजा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको हाईली बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, और ये आपका इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। नेक्स्ट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में यहाँ पे आपको ऑफ साइट कंजर्वेशन देखने के लिए मिलता है, यानी कि आप बाहर लेके जाओगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ सिलेक्टेड threatened and animal species and in plants outside their natural habitat। तो प्रोटेक्शन कहाँ करोगे, जूलॉजिकल पार्क्स में, बोटानिकल गार्डन्स में और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में। इसमें हम गैमीट्स को भी प्रिजर्व करते हैं, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक एंड जीन बैंक में। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व आपका किसके अंदर आता है, इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर, नेचुरल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन में आता है, सैक्रेड ग्रूव्स भी इन सीटू कंजर्वेशन में आता है।
हाउएवर अगर हम बात करें एक्स-E2 कंजर्वेशन की, तो एक्स-E2 कंजर्वेशन में आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेंचुरीज देखो, सेंचुरीज कहाँ आ रही है, इन सीटू में, तो यहाँ पे ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। प्लस एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या है ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और सेक्रेड ग्रूव्स, प्लस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इन पे क्वेश्चन जरूर जरूर पूछेगा अगर आएगा तो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आए, हमने ओवरऑल सब कुछ कवर कर लिया है, तो ये चीजें आपको एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से पढ़नी है एक बार, ताकि आप खुद से इनका आंसर लिख पाओ। समझ में आ गई वो बात अलग है, लेकिन जब खुद से लिखने की बात आती है तो वो अलग होती है। तो आपको इन सबको खुद से पढ़ के देखना है कि आप लिख पा रहे हो या नहीं, और एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। और ये वाली चीज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम पूरा ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।